आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी अपनी। और बायोलॉजी के अंदर हम लोग पहला यूनिट या पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर एक तरीके से यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है फ्लावर्स के बारे में कि हम लोग लकी हैं कि जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कि जो फ्लावर्स हैं हम लोगों के अंदर सेंट्स और परफ्यूम्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और फ्लावर का मेन काम क्या है, इट इज़ एन एड फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है क्या कि फ्लावर्स जो हैं वो सिर्फ हमारी सेल्फिशनेस के लिए ही नहीं बल्कि और भी कामों के लिए एग्जिस्ट करते हैं। और वो काम, मेजर काम क्या है, द अल्टीमेट पर्पस फॉर प्रोड्यूसिंग अ फ्लावर इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहरहाल ये क्या है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। फिर बातें हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इसमें किस तरीके से एनसीईआरटी हम लोग को पूरा पढ़ाएगी इस चैप्टर को। तो क्या है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन टू द फ्लावर होगा। फिर हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कशन होगा जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस को हम लोग डील करेंगे। फिर एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो कि डबल फर्टिलाइजेशन है, हम लोग उसको डिस्कवर करेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लावर के बारे में। तो एनसीईआरटी कहती है कि हम लोगों का जो है ह्यूमन बींग्स का बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है फ्लावर्स के साथ। हम लोग बहुत चीज़ों के अंदर मोर्निंग में, ग्रीफ में, हैप्पीनेस वगैरह में हम लोग इन सबको यूज़ करते रहे हैं। एक टिपिकल फ्लावर का हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दे रखा है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ओवरी है, ये स्टाइल दिखा रखा है। इसके बाद यहाँ स्टिग्मा है, ये क्या है, हमारा गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और ये बगल में, इसके बाजू में एक बहुत सारे हमारे एंड्रोशियम दिखा रखे हैं। एंड्रोशियम का क्या स्ट्रक्चर है, एक फिलामेंट या फिर हम लोग जिसको स्टॉक कहेंगे, उसके ऊपर हमारा ये एंथर लगा होगा। ये हमारा एंड्रोशियम है, ये एंथर शो कर रखा है। और ये कलर्ड पार्ट जो है जिसको पेटल बोलते हैं, और एक ये हरी पत्ती जिसको हम लोग सेपल बोलेंगे, जो इसको बड स्टेज के अंदर प्रोटेक्ट करती थी। ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम लोग को दिखाया हुआ है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। प्री फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन से पहले पहले क्या रिक्विजिट्स हैं, इसको हम लोग दो पार्ट्स में बांट लेंगे। पहला क्या कि मेल जो पार्ट है उधर क्या क्या हो रहा है, और दूसरा कि फीमेल पार्ट जो है पिस्टिल, वहाँ क्या क्या हो रहा है। इसके अंदर ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पूरा डिस्कस होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेमन से कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत लाइन एनसीईआरटी देती है क्या, कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। कि हम लोग को पेड़ पे जब फ्लावर दिख गया वो बहुत बाद में दिखा है, लेकिन ये डिसीज़न के फ्लावर पैदा करना है, प्रोड्यूस करना है, ये बहुत पहले लिया जा चुका है। और किसके थ्रू होगा, ये बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे प्लांट के अंदर जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिलेगा। फिर बात करें हम लोग आगे क्या, कि डिफरेंशिएशन होएगी, डेवलपमेंट होएगी फ्लावर प्राइमोडियम की, जिसकी वजह से हमारा ये डेवलपमेंट होएगा फ्लोरल बड का। और फिर फ्लोरल बड ग्रेजुअली हमारा फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग को बताया हुआ है। अब यहाँ पे आती है क्या बात, कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेमन्स बोलेंगे या फिर एंड्रोशियम कह सकते हैं। और जी फॉर जी, गर्ल फॉर गाइनोशियम, तो ये गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को आगे, कि स्टेमन के बारे में डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। स्टेमन या फिर हम लोग बोलें कि माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब क्या है कि एनसीईआरटी सबसे पहले इशारा करती है हमें किस तरफ, कि फिगर 2.2a को देखो, और यहाँ पे आपको जो है एक टिपिकल स्टेमन देखने को मिलेगा जो कि लंबा है, लॉन्ग है और स्लेंडर यानी बारीक है। इसका स्टॉक जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है एक टर्मिनल पे जिसको हम लोग एंथर कहेंगे। तो ये हमें देखने को मिल रहा है क्या, कि ये हमारा एक स्टॉक है जिसको हम लोग फिलामेंट कह सकते हैं। और दूसरा ऊपर इसका टर्मिनल पे हमें एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बाइलोब कैसे दिख रहा है, एक लोब इसका ये है और दूसरा लोब इसके ये पीछे दिखा रखा है।
तो ये 2 लोब का स्ट्रक्चर हुआ हमारा, जिसको हम लोग एंथर कह रहे हैं। अब प्रॉक्सिमल एंड जो है, प्रॉक्सिमल मतलब कि पहले वाला जो क्लोज़र टू द प्लांट है, क्लोज़र टू द फ्लावर है, वो ये एंड होगा और डिस्टल एंड ये होगा। ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल एंड है, तो डिस्टल साइड पे हमारा एंथर मौजूद होता है इसमें एंड्रोशियम के अंदर। अब प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस, ये प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। जो नंबर है और लेंथ है स्टेमन्स का, ये वेरिएबल होता है अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ फ्लावर्स के अंदर। अगर हम लोग 10 अलग अलग फ्लावर से इसको उठाएं तो उन लोग का जो है हम लोग को बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा साइज़ के अंदर। फिर हम लोग बात करें कि एक हर स्टेमन जो है उसको हम लोग अगर डाइसेक्ट करते हैं, अब हम लोग इस ये जो स्टेमन है, ये स्टेमन, इस पूरे को हम लोग स्टेमन कह रहे हैं। स्टेमन के अंदर ये फिलामेंट हो गया और ये हमारा ये फिलामेंट हो गया और ये हमारा एंथर है। इस एंथर को अगर हम लोग इसका टीएस लेते हैं कि 3 डायमेंशनल हम लोग कट सेक्शन कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि ये एक लोब ये रहा और दूसरा लोब ये रहा, तो एक लोब 2 लोब, तो कितना हो गया, बाई लोब्ड हो गया। और अगर और जूम करके देख रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग को एक तरीके से ये जो हमारा एंथर है ये एक टेट्रागोन की फॉर्मेशन कर रहा है। 1 2 3 और 4 साइड्स हैं, तो टेट्रागोनल हो गया। फिर इसके अंदर हमें ये गुल्ला गुल्ला गोल गोल देखने को मिल रहा है, थैली जैसा, जिसके अंदर हमारे ये पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। तो कितने थीका देखने को मिले, 1 2 3 4 थीका देखने को मिले हम लोग को। हर एक लोब में 2 थीका। तो क्या कहेंगे हम लोग इसको कि ये टेट्रागोनल इन स्ट्रक्चर है, बाई लोब्ड है और विद ईच लोब्ड हैविंग 2 थीका। तो कैसा हुआ, ये डायथीकस हुआ प्लस टेट्रास्पोरेंजिएट हुआ। टेट्रास्पोरेंजिएट, बाई लोब्ड और डायथीकस भी कह सकते हैं हम लोग इसको। यही सब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन हम लोग जब करेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो है बाइलोब होता है विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, यानी ये जो है डायथीकस लोब्स हैं। और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है इसको लेंथ वाइज सेपरेट करेगा थीका को। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है इन दोनों को सेपरेट कर रहा है यहाँ पे ऐसे, ये पूरा ठीक। इसके बाद आगे चलें। Let us understand the various types of tissues and organization in the transverse section of an anther। अब हम लोग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन डिस्कस करेंगे जो हमें एनसीईआरटी ने यहाँ दे रखा है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर है। हम लोग को यहाँ इसकी लेयर्स देखने को मिल रही हैं और फिर यही हमारा थीका है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। और इसका एक बेटर वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो ये 1 और 2 तो डायथीकस हो गया, आधा आधे में बांटें तो एक लोब ये और दूसरा लोब ये, तो ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, एक लोब ये और दूसरा लोब ये, बाई लोब्ड और डायथीकस। और 1 2 3 4 तो टेट्रास्पोरेंजिएट। अब आगे चलें, इसके अंदर क्या बात कर रहा है ये कि बाइलोब्ड नेचर ऑफ द एंथर जो है वेरी डिस्टिंक्ट है ट्रांसफर सेक्शन के अंदर। हम लोगों ने देखा कि एंथर जो है 4 साइडेड है, यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं हमारे एक लोब के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो डेवलप कर जाता है पोलन सैक में। पोलन सैक में यानी पोलन का एक पोलन ग्रेन को कंटेन करने वाली ये एक थैली में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक्सटेंड करेगा लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर और ये पैक्ड होगा पोलन ग्रेन से, जो कि हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये जो है पूरी की पूरी लेंथ में ऐसे भरा हुआ होगा, ये पूरा एक्सटेंड करेगा इस लेंथ के अंदर। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स पूरे में ऐसे ऐसे भरे होंगे। ये बात कही गई है एनसीईआरटी में यहाँ पे। फिर बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम की। अब तक हमने बात करी थी पोलन सैक की, यानी अब तक हमने बात करी थी एंथर की, ये एंथर कैसा है, ये पूरा का पूरा जो है इसे एंथर कह रहे हैं। अब हम लोग सिर्फ इसके अंदर ये जो एक है, ये 1 2 3 4, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एंथर के स्ट्रक्चर को कैसे डिस्क्राइब किया था हमने कि ये टेट्रागोनल है और बाई लोब्ड है और 2 थीका है एक लोब के अंदर, यानी डायथीकस है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। अब हम लोग एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, यानी इस एक सर्कल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफर सेक्शन के अंदर हमें टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो मिलता है वो हमें नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन देखने को मिलता है। और ये जो नियरली सर्कुलर है ये 4 वॉल लेयर से मिलके बना है,
4 वॉल लेयर्स से मिलके बना है। इन लेयर्स का ऑर्डर और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। क्या क्या है इनका नाम? पहला है हमारा एपिडर्मिस, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बाहर एपिडर्मिस। फिर उसके बाद एंडोथीशियम, फिर 2-3 लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स ऑफ मिडल लेयर जिसको कहेंगे, और लास्ट में चौथी आती है हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर, टपीटम। अब यहाँ पे क्या बात कही जाती है कि जो हमारी बाहर की 3 लेयर्स हैं, आउटर 3 वॉल लेयर्स जो हैं, इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन का और डेहाइसेंस ऑफ एंथर के अंदर हेल्प करना। डेहिसेंस या डेहाइसेंस, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें, इसका मतलब ये है कि एंथर फटेगा तब उसके अंदर से पोलन ग्रेन रिलीज़ हो जाएंगे, टू रिलीज़ दी पोलन ग्रेन। तो हमारी जो आउटर 3 हैं, बाहर की जो 3 वॉल लेयर्स हैं, इनका मेन 2 काम है। एक काम है प्रोटेक्शन का और दूसरा काम है डेहाइसेंस ऑफ एंथर करने का। जो इनर मोस्ट सेल वॉल लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो है हमारी, जिसको हम लोग टपीटम के नाम से जानते हैं, टपीटम का मेन काम क्या है? ये नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। यानी इसका नर्सिंग फंक्शन हो गया, नरिश करने का काम है इसका। और दूसरी बात क्या, टपीटम के जो सेल्स हैं इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ये हमें टपीटम के फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं कि डेंस साइटोप्लाज्म होगा इनका, और जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। यानी एनसीईआरटी ने हमें 2 बातें बताई टपीटम के बारे में कि टपीटम जो है हमारी, पहली बात तो ये क्या कि ये दिखती कैसी है कि इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। दूसरा इसका काम क्या है कि ये नरिशमेंट का काम है। ये होगी बात हमारी। अब ये हमें देखने को कहाँ पे मिलेगी? ये हमारा है एंथर, ये हमारा पूरा एंथर है। एंथर के अंदर एक लोब ये, दूसरा लोब ये, और उसके अंदर ये हमने देखा कि ये क्या है हमारा, थीका है। हम लोगों ने इसको जूम करके देखा अब, तो हमें क्या देखने को मिला कि एक लेयर है हमारी ये, दूसरी लेयर है ये, तीसरी है ये, चौथी ये लेयर। इसको हम लोग और जूम करके देखते हैं कि ये एपिडर्मिस, फिर ये एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स, और उसके बाद टपीटम, फिर हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू होना चाहिए जो स्पोर्स को फॉर्म करेगा। अब हम लोग इसको और जूम करके देखते हैं इधर, तो ये और जूम करके हम लोग को दिखाया गया एनसीईआरटी ने। तो ये जो हमारी बाहर वाली लेयर हुई, जो सबसे बाहर है, ये हुई हमारी एपिडर्मिस। उसके बाद ये वाली जो हमारी सेल की लेयर्स है, ये है हमारी एंडोथीशियम। उसके बाद ये वाली जो हमारी लेयर है, ये है हमारी मिडल लेयर्स बोला गया तो मल्टीपल लेयर हुई, 2 हुई तो मिनिमम तो 2 होंगी। उसके बाद ये देखा हमने कि इसके अंदर हमें ये जो सेल दिखाया हुआ है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म कैसा है? ये डेंस है। तो ये डेंस वॉल की जो डेंस साइटोप्लाज्म वाले सेल्स की लेयर्स हो गई, यही टपीटम है। इसके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये वाली जो हमारी लेयर है, पर्टिकुलरली ये वाली, दिस इज़ टपीटम। इसके 2 फंक्शन हैं। क्या क्या? पहली बात तो क्या, इसके बारे में 2 बातें बताई एनसीईआरटी ने। पहली बात क्या बताई हमें कि टपीटम का काम क्या है कि ये नरिश करती है साइटोप्लाज्म को, और दूसरी चीज़ क्या, पोलन ग्रेन को। और दूसरी बात क्या कि इसका साइटोप्लाज्म डेंस है और मोर देन 1 न्यूक्लियस देखने को हमें मिलता है। फिर बात कर रहे हैं हम लोग कि एंथर जब यंग होता है तो एक कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल होगा जिसको हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यू से नाम से हमें पता चल रहा है कि स्पोर को जनरेट करने वाला टिश्यू। और टिश्यू है, टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। तो कौन से सेल्स का टिश्यू है ये? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का टिश्यू है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाई करेगा सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम हमें दे रखी है, इसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू भरा होगा। अगर मैं कह रहा हूँ स्पोरोजेनस टिश्यू भरा होगा, तो यानी कौन से सेल्स भरे होंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यहाँ भरे होंगे। तो हमें ये सारा का सारा, ये जो अभी ये तो मैच्योर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ था? पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिन्होंने डिवाइड करके मियोटिकली हमारे पोलन ग्रेन्स बनाए। तो यहाँ पे हमें इसीलिए पोलन ग्रेन देखने को मिल रहा है। अब यही बात यहाँ पे आ रही है, क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ कि माइक्रोस्पोर को बनाने का प्रोसेस जो है उसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला गया। कि जैसे जैसे एंथर डेवलप करेगा, स्पोरोजेनस टिश्यू जो है मियोटिक डिवीजन्स के अंदर वो होगा और माइक्रोस्पोर के टेट्राड फॉर्म करेगा। और टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी? जब भाई मियोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस हो रहा है टेट्राड, तो ऑब्वियसली क्या बनेगी? ये हैप्लॉइड होएगा। अब हम लोगों ने आगे बात करी कि as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad,
ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हर सेल जो इस टिश्यू के अंदर मौजूद है उस वो क्या है, एक पोटेंशियल पोलन मदर सेल पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। हम लोग एमएमसी यूज़ करते हैं मेगास्पोर मदर सेल के लिए, और माइक्रोस्पोर या फिर पोलन मदर सेल के लिए पीएमसी यूज़ करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। मियोसिस के प्रोसेस से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। अब माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, जैसे जैसे ये बनते जाएंगे ये क्लस्टर होगा यानी गुच्छा होगा 4 सेल्स का, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर का टेट्राड बोलेंगे। जब हमारा एंथर मैच्योर करेगा तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन होगी। हमारा ये जो हमें ये एंथर दिखा रखा है इसके अंदर अभी क्या है कि ये इसके अंदर जैसे पोलन सैक है, इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स बाहर आ रहे हैं। तो ये बाहर कैसे आएंगे, जब ये सूख जाएगा तो क्या होगा कि इसके अंदर डिहाइसेंस यानी ये फटने लगेगा और इसके अंदर जितने भी पोलन ग्रेन्स से सब बाहर निकल जाएंगे। जैसा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि पोलन ग्रेन्स बन गए तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। यहाँ से ये जो कॉन्टिन्यूटी है इसकी ये ब्रीच हो जाएगी डिहाइसेंस की वजह से, यही बात बोली गई है। फिर बात करें कि एज द एंथर डेवलप्स, जो डिहाइड्रेट करेगा मैच्योर होएगा तो ये क्या करेगा, हमारा पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे माइक्रोस्पोर्स। फिर इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कई हज़ार पोलन ग्रेन्स मिलते हैं जो कि रिलीज़ हो जाएंगे जब हमारा एंथर फटेगा। पोलन ग्रेन की बात करें, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पोलन ग्रेन के बारे में। हम लोग यहाँ पोलन ग्रेन जो कि मेल गमीट को कैरी कर रहा है, तो मेल गमीट को कैरी करने वाली एंटिटी को मेल गमीटोफाइट बोला जाएगा, और जो एंटिटी फीमेल गमीट को कैरी करेगी उसको फीमेल गमीटोफाइट बोलेंगे। तो एम्ब्रियो सैक हमारा फीमेल गमीटोफाइट होता है और पोलन ग्रेन हमारा मेल गमीटोफाइट होता है। अब यही चीज़ क्या कि पोलन ग्रेन जो है हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गमीटोफाइट को। अगर हम लोग ये फिर इधर उधर की बात की, भाई हिबिस्कस के फ्लावर के आप जो है येलोइश पाउडरी आपके हाथ पे लग जाएगा तो वो पोलन ग्रेन होते हैं वगैरह वगैरह, ऑब्ज़र्व कर लो स्लाइड में। अब हम लोग को ये बात क्यों बताई है एनसीईआरटी ने कि स्लाइड में ऑब्ज़र्व कर लो, ये इसलिए कि आप जो हो अमेज़ हो जाओगे वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज़, शेप और कलर और डिज़ाइन देख के, जो कि हमें पोलन ग्रेन की वॉल पे देखने को मिलता है। अब बात आई है पोलन ग्रेन की वॉल की, तो आइए पोलन ग्रेन की वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या 2 वॉल्स होती हैं, बाहर वाली का नाम है एक्साइन, अंदर वाली का नाम है एंटाइन। कोई मुश्किल नहीं है नाम याद रखने में, बाहर है तो एक्साइन हो गई, अंदर वाली एंटाइन हो गई। एक्साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइन के बारे में बात करें तो एक्साइन एक हार्ड लेयर है, आउटर लेयर है, और किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। और स्पोरोपोलिनिन कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो आज तक हम लोगों को जानने में पाया है। ये एक ऐसा मटेरियल है स्पोरोपोलिनिन जो कि विदस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर्स को, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स को और बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली को भी। नो एंजाइम द कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, अब तक हमें कोई एंजाइम ऐसा नहीं मालूम है जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सकता हो। और पोलन ग्रेन के ऊपर एक खास बात ये भी है कि जो एक्साइन है, ये एक्साइन हमें देखने को मिल रही है। एक्साइन के अंदर क्या होते हैं, प्रोमिनेंट एपर्चर्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर जर्म पोर्स, जिसको हम लोग जर्म पोर्स कहेंगे, वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा। ये जैसे ये यहाँ पे छेद दिख रहा है, ये छेद है, ये है, ये है, ये सब क्या है हमारे, ये जर्म पोर्स हैं। यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, इससे फ़ायदा क्या होगा हमें कि हमारा जब जो सीड है हमारा, जब ये पोलन ग्रेन जब हमारा मैच्योर करेगा, पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो पोलन ग्रेन मैच्योर करेगा तो पोलन ट्यूब इसी में से निकल के आएगी, कहाँ से, जर्म पोर से। फिर बात करें हम लोग क्या, पोलन ग्रेन्स जो हैं वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। वाई आर पोलन ग्रेन्स वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन। नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्साइन, एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। पोलन ग्रेन की शेप की भी बात करी है इसने एनसीईआरटी ने कि ये जनरली स्फेरिकल होती है, नॉट ऑलवेज बट इट इज़ जनरली स्फेरिकल, जो कि 20 से 25 माइक्रोमीटर्स के डायमीटर होता है इसका। डायमीटर इज़ दिस, टोटल डायमीटर इज़ दिस। एक जनरली सर्कुलर की बात, स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो ये स्फेयर अगर इमेजिन करें तो इसका डायमीटर ये हुआ, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर के आसपास होता है। पोलन ग्रेन को वाई कैन यू प्रिजर्व पोलन ग्रेन्स एज अ फॉसिल्स? इट इज़ सिंपल दैट बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिन वी कैन प्रिजर्व पोलन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। नॉट टॉकिंग अबाउट एंटाइन, एंटाइन की बात करें तो एंटाइन क्या है, इनर वॉल है,
और थिन है, किस मटेरियल से बनी है? तो ये सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेलुलोज एंड पेक्टिन, तो ये क्या है कि ये कंटिन्यूअस लेयर है, ये कंटिन्यूअस लेयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वाई इंटाइन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस लेयर। एक्साइन के अंदर हमने क्या बात करी थी? एक्साइन के अंदर एक प्रोमिनेंट एपर्चर्स हैं जो कि जर्म पोर्स कहलाते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिनियन एब्सेंट है। ऐसा कुछ भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस लेयर है। अब क्या है, साइटोप्लाज्म जो है पोलन ग्रेन का, वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, इसके अंदर दो सेल्स होंगे, एक वेजिटेटिव सेल होगा, एक जनरेटिव सेल होगा। इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम से पहले, कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल ने माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना लिया। अब हर टेट्राड में से ये जो माइक्रोस्पोर है ये एक पोटेंशियल पोलन है, ये पोलन बनाएगा। पोलन ग्रेन है, मान लिया अब ये हमारा पोलन ग्रेन है। इसके अंदर क्या होगा कि हमारा ये पोलन ग्रेन का सेल था, इसके ऊपर क्या है, हमारी वॉल लगी हुई है। फिर इसके अंदर क्या है, वैक्यूलेशन प्रोड्यूस हुई, दो वैक्यूल्स बने, इनके अंदर फ्यूजन हो जाएगी, एक बड़ी स्पेस बन गई। एसिमेट्रिक स्पिंडल जब बना है तो अब यहाँ एसिमेट्रिक स्पिंडल बना है, क्रोमोसोम्स यहाँ वो होंगे, अलाइन होंगे, और यहीं पे सेपरेशन हो जाएगी, एक बड़ा सेल बन जाएगा, एक छोटा सेल बन जाएगा। तो एक बड़ा सेल जो बना उसको हम लोगों ने बोला वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सा स्पिंडल शेप का सेल बना उसको हम लोगों ने बोला जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या है, स्पिंडल शेप्ड हो गया, और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, नाम से वेजिटेबल तो खाने पीने की बात, तो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जनरेटिव सेल का नाम क्या है, नाम से पता चल रहा है जीन्स, जी फॉर जी, गेमीट्स फॉर्मेशन करेगा, जीन्स वगैरह की फॉर्मेशन करेगा। तो जनरेटिव सेल का काम क्या है, मेल गेमीट्स बनाना। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है कि इसको खाना देना। Cytoplasm of the pollen grain is surrounded by the plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cell और generative cell. Vegetative cell जो है बड़ा है, इसका abundant food reserve है और irregularly shaped nucleus होता है। जनरेटिव सेल की बात करें तो ये स्मॉल है और फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल के अंदर। स्पिंडल शेप का है, साइटोप्लाज्म डेंस है, ठीक है। फिर बात करें क्या, न्यूक्लियस भी है इसके अंदर। 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर इसी 2 सेल स्टेज पे ही शेडिंग हो जाती है हमारे पोलन ग्रेन्स की। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज। रिमेनिंग स्पीशीज़ के अंदर क्या है कि हमारा जब ये जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके 2 गैमीट्स बना लेगा, उस पे 3 सेल स्टेज पे जाता है ये, कि इन the remaining species the generative cell divides mitotically to give rise to 2 male gametes before the pollen grains are shed, यानी 3 cell stage पे। पोलन ग्रेन की बात करें तो ये many species of the pollen grain can cause severe allergies और bronchial afflictions in some people, जिससे हमें chronic respiratory disorders भी हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। हम लोगों ने बात करी पार्थीनियम की। पार्थीनियम क्या है, इसका दूसरा नाम है कैरेट ग्रास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या इसके बारे में जानना कि पार्थीनियम और जिसको हम लोग कैरेट ग्रास कहते हैं, ये कंटामिनेंट की तरह आया था हमारे इम्पोर्टेड वीट के साथ। हम लोग कोई शौक में नहीं लाए थे, कंटामिनेंट था ये इम्पोर्टेड वीट के साथ, और ये यूबिक्विटस हो गया। यूबिक्विटस का मतलब ये हर जगह देखने को मिलता है और पोलन एलर्जी कॉज करता है। ये बहुत कॉमन है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आप लोगों ने भी अपने आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा, जहाँ भी घास फूस रहती है ये मौजूद ही होता है। और थोड़ा और क्लोज से देखें तो इस तरीके से दिखता है। तो इट इज़ यूबिक्विटस की हर जगह मिलने वाला है। पार्थीनियम इसका नाम है, कैरेट ग्रास भी आप कह सकते हो इसको। फिर बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन की कुछ खासियत के बारे में। पोलन ग्रेन्स की बात करें तो ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक फ़ैशन बन गया है आजकल के दौर में कि आप पोलन टैबलेट्स को यूज़ करो फूड सप्लीमेंट के तौर पे। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ़ पोलन प्रोडक्ट्स को हम लोग टैबलेट्स, सिरप्स वगैरह के फॉर्म में मार्केट में ले सकते हैं। पोलन कंजम्पशन जो है हमें, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके ऊपर असर्शन रीज़न भी पूछा गया है कई बार। क्या पोलन कंजम्पशन जो है ये क्लेम किया जाता है टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। अब बात हुई, जब एक बार पोलन ग्रेन शेड हो गया, जब एक बार झड़ गया पेड़ से, तो पोलन ग्रेन को लैंड करना पड़ेगा स्टिग्मा पे। स्टिग्मा कहाँ पे है, अभी हमने बात करी थी फीमेल पार्ट्स की, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो हमें स्टिग्मा पे आना पड़ेगा इसको, ताकि यहाँ पे जनरेट करके अपनी पोलन ट्यूब को करके और फर्टिलाइज़ करे एग को। ये आई बात क्या
कि वंस दे आर शेड पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। इसकी वायबिलिटी होती है, पोलन ग्रेन की हमारी एक वायबिलिटी होती है। अगर इसको फर्टिलाइजेशन ब्रिंग अबाउट करनी है, फर्टिलाइजेशन कॉज करनी है, तो अपनी वायबिलिटी को लूज़ करने से पहले पहले इसको फर्टिलाइजेशन करनी होगी। अब बात आती है वायबिलिटी की, कि आपको कितना क्या लगता है कि भाई कितनी होती होगी वायबिलिटी। तो बात करें वायबिलिटी की, तो ये बहुत वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल है, और कुछ एक्सटेंट पे डिपेंड करती है प्रिवेलिंग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारी कि ऑल्दो इट इज़ हाईली वेरिएबल, लेकिन टू सम एक्सटेंट जो हमारी पोलन की वायबिलिटी है ये डिपेंड करती है किस पे, प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। अब बात आई हमारी क्या, कुछ सीरियल्स की। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो याद हमेशा होने चाहिए कि राइस और वीट यानी चावल और गेहूं के अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं आधे घंटे के अंदर अपना वायबिलिटी लूज़ कर देते हैं। फिर एक हमें 3 फैमिलीज़ का नाम दे रखा है, क्या क्या, रोज़ासिए, लेग्यूमिनेसिए और सोलनेसिए। ये 3 फैमिलीज़ जो हैं हमारी, इनके अंदर क्या है कि ये जो है अपनी कुछ महीनों तक वायबिलिटी फॉर मंथ्स, सेवरल मंथ्स तक इनकी वायबिलिटी होती है। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि SO ले लिया, इधर से LE ले लिया और इधर से RO ले लिया। तो हमें महिंद्रा की एक गाड़ी है पता है जिसका नाम है बोलेरो। तो उसी से हमने ये ट्रिक बना ली अपनी, सोलनेसिए, लेग्यूमिनेसिए और रोज़ासिए, रोज़ासिए। तो ये हमारी ये ट्रिक का पार्ट हो गया। फिर बात कर रहे हैं हम लोग क्या, कि हम लोग सीमेन को या फिर स्पर्म्स को, मैनी एनिमल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर। और हम लोग क्या है कि पोलन को भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे कि इसको स्टोर भी कर सकते हैं हम लोग, कि कई साल तक हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। कैसे, लिक्विड नाइट्रोजन के प्रेजेंस में। इसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम देते हैं हम लोग। ये पोलन बैंक्स के अंदर हम लोग जो है स्टोर कर सकते हैं। सीड बैंक की तरह ही एक बैंक होते हैं पोलन बैंक, जो कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर हमारी मदद करेगा। ये चीज़ आई हमारी। और अच्छा, यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन इज़ पॉसिबल। वाई इज़ इट पॉसिबल? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन इन द एग्जाइन के अंदर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, जिसकी कई सारी खासियत हमने पढ़ी थी। इस वजह से हम लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पिस्टल के बारे में।